नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए कल सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। 15 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का होगा फैसला। नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए सर्वेक्षण शुरू, 1 महीने में पूरा होगा काम। केंद्र सरकार ने रबी मौसम 2022-23 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों पर सब्सिडी के लिए 51,875 करोड़ रुपए मंजूर किए। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शीरा से बने इथेनॉल का मूल्य 46 रुपए 66 पैसे से बढ़ाकर 49 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर किया। अब समाचार विस्तार से। गोपालगंज और मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। वोटों की गिनती 6 नवंबर को होगी। मोकामा सीट राजद विधायक अनंत सिंह को आर्म्स एक्ट मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद खाली हुई थी, जबकि गोपालगंज में भाजपा विधायक सुभाष सिंह की मृत्यु के बाद उपचुनाव कराया जा रहा है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में राजद उम्मीदवार नीलम देवी और भाजपा उम्मीदवार सोनम देवी समेत कुल 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि मतदान को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव के लिए 289 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 2,81,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों के साथ साथ बिहार पुलिस की भी तैनाती की गई है। भयमुक्त और पारदर्शी तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए 51 मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं 5 स्टैटिक सर्विलांस टीम और 3 फ्लाइंग स्क्वाड भी तैनात किए गए हैं। किसी भी प्रकार की शिकायत या असुविधा होने पर मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं कामिनी ठाकुर। इधर गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कुसुम देवी और राजद के मोहन प्रसाद गुप्ता समेत 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की 16 कंपनियों को तैनात किया गया है। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,31,469 मतदाता हैं। इसमें महिला मतदाताओं की संख्या 1,63,230 है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,68,224 है। मतदान के लिए कुल 330 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्र पर मतदाताओं की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होगी। साथ ही चिन्हित मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। मतदाता किसी भी प्रकार की शिकायत जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 0615224601 पर दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा सी विजिल ऐप पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोपालगंज से मैं मदेश तिवारी। प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का आरक्षण तय करने के लिए सैंपल सर्वे कराया जाएगा। इसकी जिम्मेवारी एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज पटना को सौंपी गई है। सर्वे के तहत प्रत्येक जिले में नगर निगम के 7, नगर परिषद के 5 और नगर पंचायत के 3 वार्डों का अध्ययन किया जाएगा। आरक्षण निर्धारित करने के लिए गठित अति पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में यह सर्वे कराया जा रहा है। आयोग ने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की 114 जातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन किया जाएगा और इसके आधार पर राज्य सरकार को सिफारिश सौंपी जाएगी। आयोग की टीम सभी जिलों का दौरा कर वस्तु स्थिति का आकलन करेगी। इस बीच आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने कल से जिला स्तर पर नगर निकाय के पूर्व पार्षदों से मुलाकात कर फीडबैक लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सर्वे कार्य 1 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी मौसम 2022-23 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों पर पोषण आधारित सब्सिडी की नई दरें मंजूर कर दी है। नई दरें पिछले महीने की 1 तारीख से लागू हो गई है और अगले वर्ष 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उर्वरकों के लिए 51,875 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की गई। इससे किसानों के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों की उपलब्धता सुगम बनेगी और वे रबी मौसम 2022-23 के दौरान ये उर्वरक सब्सिडी युक्त दामों पर प्राप्त कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गन्ना आधारित कच्चे माल से तैयार इथेनॉल के मूल्य में बढ़ोतरी की है। यह मूल्य इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2022-23 के लिए मंजूर किए गए हैं और इस वर्ष 1 दिसंबर से अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेंगे। आर्थिक मामलों से संबद्ध मंत्रिमंडल की समिति की बैठक के बाद केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चीनी मिलों में शीरा से बने इथेनॉल का मूल्य 46 रुपए 66 पैसे से बढ़ाकर 49 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महामारी के बाद दुनिया भारत को उम्मीद भरी नजर से देख रही है, क्योंकि भारत निवेशकों को विकास के द्वार प्रदान कर रहा है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर्नाटक में वैश्विक निवेशक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कानूनों को युक्तिसंगत बनाने तथा नियमों और विनियमों को कारगर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। हमने इन्वेस्टर्स को रेड टेप के जाल में उलझाने के बजाय निवेश के लिए रेड कारपेट का माहौल बनाया। हमने नए उपजाऊ कानून बनाने के बजाय उन्हें रेशनलाइज बनाया। हमने युवाओं को नियमों में जकड़ने के बजाय उन्हें अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने का मौका दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे के कारण दुनिया में भारत का भविष्य उज्जवल है। श्री मोदी ने कहा कि केवल सुधार ही नहीं बल्कि अवसंरचना के मामले में नए भारत की प्रगति अनुपम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के आगे बढ़ने से ही देश की प्रगति संभव है। ये आयोजन कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सटीक उदाहरण है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोफेशनल और प्रोडक्शन काफी हद तक राज्यों के नीति निर्णयों पर, नियंत्रण पर बहुत निर्भर होता है। राष्ट्रीय माल परिवहन नीति और गति शक्ति योजना को सफलतापूर्वक लागू करने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज पूरी दुनिया के लिए उत्पादन करने के लिए तैयार है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार युवाओं के अवसरों को सीमित करने की जगह उन्हें नए अवसर प्रदान करने के लिए अनुकूल माहौल बना रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के जरिए राज्य स्पेसिफिक सेक्टर्स में खुद दूसरे देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। दुनिया भर की तमाम कंपनियां इस आयोजन में शामिल हो रही हैं। इस प्लेटफॉर्म पर हजारों करोड़ रुपए की पार्टनरशिप की जाएगी। इससे बड़े पैमाने पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत पिछले 8 वर्षों में बिक्री में 100 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। इसके तहत दवाओं की बिक्री 2014-15 में 7 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में लगभग 894 करोड़ रुपए हो गई। एक ट्वीट में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि दवाओं की बिक्री ने नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। भारत सरकार ने नेपाल को 200 वाहन सौंपे हैं, जिनका उपयोग इस महीने 20 तारीख को वहां होने वाले आम चुनाव के दौरान किया जाएगा। नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा को ये वाहन सौंपे। 200 वाहनों में से 120 वाहनों का उपयोग सुरक्षा बलों और 80 वाहनों का उपयोग नेपाल के चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा।
ये वाहन चुनाव कराने के लिए नेपाल के विभिन्न संस्थानों की रसद व्यवस्था को और बढ़ाने में उपयोगी होंगे। भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी और बहुक्षेत्रीय विकास साझेदारी है जो दोनों देशों के लोगों की निकटता को प्रदर्शित करते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतम औसत तापमान 30 से 32 डिग्री जबकि औसत न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि राज्य में अभी पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह बना हुआ है। इसके चलते अगले 5 दिनों तक दिन और रात के तापमान में कोई खास परिवर्तन की संभावना नहीं है। प्रदेश भर में पछुआ एवं उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह बना हुआ है, जिनकी गति लगभग 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जिनके प्रभाव से अगले 5 दिनों तक प्रदेश का मौसम शुष्क एवं आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। दिन एवं रात के तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी महाराज का 354वां प्रकाश पर्व कल से राजगीर में शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय प्रकाश पर्व में देश विदेश के प्रसिद्ध रागी जत्था, प्रचारक और संगत भाग लेंगे। तख्त श्री हरिमंदिर साहिब प्रबंधक समिति के महासचिव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि राजगीर स्थित गुरु नानक शीतल कुंड गुरुद्वारा में 3 दिवसीय अखंड पाठ कल से शुरू होगा। वहीं राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इधर पटना में भी प्रकाश पर्व के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। पुलिस अधीक्षक किरण कुमार जाधव ने बताया कि जंगल सफारी के लिए आने वाले लोगों की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से भी पर्यटकों की सुविधा के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। प्रदेश में इस बार धान की कुटाई के लिए पूर्वी चंपारण जिले के 6 मिलरों के साथ समझौता किया गया है। बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल ने मोतिहारी में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चयनित मिलर सरकारी स्तर पर खरीदे गए धान की कुटाई कर उसना चावल एफसीआई को आपूर्ति करेंगे। मुंगेर जिले के कल्याणपुर के पास एक कार और ट्रक के बीच हुई टक्कर में एक महिला की मौत हो गई जबकि 5 अन्य घायल हो गए। वहीं बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के NH 31 पर अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। आज अक्षय नवमी है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा और भुआ या फतुआ दान करने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे खिचड़ी बनाकर खाने से निरोगी और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए कल सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। 15 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का होगा फैसला। नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए सर्वेक्षण शुरू, 1 महीने में पूरा होगा काम। केंद्र सरकार ने रबी मौसम 2022-23 के लिए फॉस्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों पर सब्सिडी के लिए 51,875 करोड़ रुपए मंजूर किए। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शीरा से बने इथेनॉल का मूल्य 46 रुपए 66 पैसे से बढ़ाकर 49 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।